हेलो दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्थानीय निकाय, बोर्ड, निगम, धार्मिक संस्थान के लिए सहायता, अनुदान, योगदान, सब्सिडी से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का अध्याय है। अध्याय 14 है, अध्याय 16 है, अध्याय 18 है या अध्याय 17 है। तो जो अध्याय 17 है उसमें स्थानीय निकाय, बोर्ड, निगम, धार्मिक संस्थान के लिए सहायता, अनुदान, योगदान, सब्सिडी से संबंधित के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अनुदान स्वीकृत करने वाले प्रत्येक आदेश में स्पष्ट रूप से लिखना होगा। अनुदान ग्राही विभाग के कार्यों के संबंध में, अनुदान ग्राही विभाग के लाभों एवं हानियों के बारे में, अनुदान के उद्देश्यों एवं शर्तों के बारे में या उपयुक्त सभी के बारे में। तो जो अनुदान स्वीकृत करने वाला जो प्रत्येक आदेश होगा उसमें स्पष्ट रूप से जो अनुदान के उद्देश्य एवं शर्तें हैं उनके बारे में लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निजी संस्थाओं को अनुदान देने से पूर्व ध्यान में रखा जाएगा संस्थान को सौंपे गए उद्देश्य, संस्थान की प्रबंधकीय क्षमता, संस्थान का अनुभव या उपयुक्त सभी। तो जो निजी संस्थाएं हैं उनको अनुदान देने से पूर्व जो संस्था को सौंपे गए जो उद्देश्य हैं, उनकी प्रबंधकीय क्षमता है, उनका अनुभव है, उपयुक्त सभी को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अनुदान कितने समय तक के अनुमानित खर्च के लिए दिया जाएगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो जो अनुदान है वह जो 1 वर्ष है उस तक के अनुमानित खर्च के लिए दिया जाएगा, 1 वर्ष। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वित्तीय वर्ष में अनुदान के रूप में कितना भुगतान किया जाएगा? संपूर्ण अनुदान एक बार में ही, चाहे वो कितने भी वर्ष में खर्च हो, जितना उस वर्ष में खर्च होने की संभावना है, योजना का 10% प्रति किस्त के हिसाब से या महालेखाकार की इच्छा अनुसार। तो किसी भी वित्तीय वर्ष में जो अनुदान के रूप में भुगतान किया जाएगा वह उतना ही किया जाएगा जितना उस वर्ष में खर्च होने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अनुदान के स्वीकृति की समय अवधि होगी 2 वर्ष, 1 वर्ष, कार्य होने के समय की या उपयुक्त सभी। तो जो अनुदान की जो स्वीकृति है उसके समय अवधि है वह कार्य होने के समय की के बराबर की होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था को किसके पक्ष में एक बंद पत्र निष्पादित करना होगा? डीडीओ, कोषाधिकारी, महालेखाकार या राज्यपाल। तो जो अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था है उसको राज्यपाल है उसके पक्ष में एक बंद पत्र निष्पादित करना होगा, राज्यपाल। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था द्वारा राज्यपाल के पक्ष में निष्पादित बंद पत्र पर कितनी प्रतिभूतियों के हस्ताक्षर होंगे? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो जो अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था है उसके द्वारा राज्यपाल के पक्ष में जो 2 प्रतिभूतियां जो 2 गारंटर हैं उनके हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अनुदान ग्राही द्वारा राज्यपाल के पक्ष में निष्पादित बंद पत्र किस परिशिष्ट में निष्पादित करना होगा? परिशिष्ट 6, परिशिष्ट 7, परिशिष्ट 8 या परिशिष्ट 9। तो जो अनुदान ग्राही है उसके द्वारा राज्यपाल के पक्ष में जो बंद पत्र निष्पादित किया जाएगा वह परिशिष्ट 9 में निष्पादित करना होगा, परिशिष्ट 9 में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अनुदान की शर्तों के पालन में विफल रहने पर बॉन्डों का उल्लंघन करने पर लौटाना होगा अनुदान की पूरी राशि, अनुदान की राशि प्लस ब्याज एवं जुर्माना, अनुदान की पूरी राशि एवं उस पर ब्याज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अनुदान की शर्तों का पालन करने में अगर विफल रहते हैं या फिर बॉन्ड का उल्लंघन किया जाता है तो अनुदान की पूरी राशि एवं उस पर ब्याज लौटाना होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्था को बंद पत्र से मुक्त किया गया है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत सरकार द्वारा स्थापित संस्था, सरकार से वार्षिक बजट अनुमोदित करवाने वाली संस्था, सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त संस्था या उपयुक्त सभी। तो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 है उसके तहत सरकार द्वारा स्थापित संस्था, सरकार से वार्षिक बजट अनुमोदित करवाने वाली संस्था एवं सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त संस्था, ये उपयुक्त सभी संस्थाएं हैं। इन सभी को बंद पत्र से मुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है किस संस्थान के मामले में अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन या संस्था को जमानत देने की आवश्यकता नहीं है? किसी भी संस्था के मामले में जमानत देने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था के मामले में, गैर लाभकारी संस्था के मामले में या सभी संस्थाओं के मामले में जमानत देनी होगी।
तो जो राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है, राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है, उसके तहत अगर कोई संस्थान पंजीकृत है तो उसको अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन या संस्था को जमानत देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुदान अनुदान जारी होने से पहले अनुदान ग्राही को बॉन्ड कितनी जमानतों के साथ निष्पादित करना होगा। अनुदान जारी होने से पहले जो अनुदान ग्राही है उसको बॉन्ड कितनी जमानतों के साथ निष्पादित करना होगा, 1, 2, 3 या 4। तो जो अनुदान जारी होने से पहले जो अनुदान ग्राही है उसको बॉन्ड 2 जमानतों के साथ निष्पादित करना होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रतिभूतियों से मुक्त किया गया है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत सरकार द्वारा स्थापित संस्था, सरकार से वार्षिक बजट अनुमोदित करवाने वाली संस्था, सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त संस्था या उपरोक्त सभी। तो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 है उसके तहत या उसके द्वारा जो स्थापित कोई भी संस्था है उसको प्रतिभूतियों से मुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुदान ग्राही द्वारा बॉन्ड निष्पादित करने पर उसके संबंध में प्रमाण पत्र किस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अनुदान ग्राही द्वारा बॉन्ड निष्पादन करने पर उसके संबंध में प्रमाण पत्र किस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी, महालेखाकार द्वारा या नियंत्रण अधिकारी द्वारा। तो जो अनुदान ग्राही द्वारा बॉन्ड निष्पादन करने पर उसके संबंध में जो प्रमाण पत्र है वह आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुदान हेतु संस्था की वित्तीय स्थिति की जांच हेतु अंकेक्षित लेखों में कौन कौन से लेखे लिए जाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट या उपयुक्त सभी। तो जो अनुदान हेतु जो संस्था की वित्तीय स्थिति की जांच हेतु जो अंकेक्षित लेखे लिए जाएंगे उनमें जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और उपयुक्त सभी। तो ये सभी अंकेक्षित लेखों में लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किन संस्थाओं को अंकेक्षण के तौर पर केवल प्राप्ति एवं भुगतान खाता ही प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। जो संस्थाएं अनुदान के तौर पर केवल 1 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त करती हैं, जो संस्थाएं अनुदान के तौर पर केवल 2 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त करती हैं, जो संस्थाएं अनुदान के तौर पर केवल 5 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त करती हैं, या जो संस्थाएं अनुदान के तौर पर केवल 10 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त करती है। तो वे संस्थाएं जो अनुदान के तौर पर केवल 2 लाख रुपए तक की ही राशि प्राप्त करती हैं, उन संस्थाओं को अंकेक्षण के तौर पर केवल प्राप्ति एवं भुगतान खाता ही प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुदान ग्रहण करने वाली व्यापार या वाणिज्यिक संगठन में किस खाते का लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा या उपरोक्त सभी। तो जो अनुदान ग्रहण करने वाली व्यापार या वाणिज्यिक संगठन है उसमें जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, लाभ हानि खाता है, चिट्ठा है, उपरोक्त सभी है, इन सभी का जो लेखा परीक्षित विवरण या ऑडिटेड जो विवरण है वह प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुदान हेतु देय बॉन्ड पर स्टाम्प शुल्क किसके द्वारा वहन किया जाएगा। जो अनुदान हेतु जो देय बॉन्ड है उस पर स्टाम्प शुल्क किसके द्वारा वहन किया जाएगा। महालेखाकार द्वारा, स्थानीय निकाय द्वारा, सरकार द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अनुदान हेतु देय बॉन्ड है उस पर जो स्टाम्प शुल्क है वह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, सरकार द्वारा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वे संस्थाएं जो वार्षिक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष में 2 लाख तक की ही राशि प्राप्त करती हैं उन्हें निम्न में से केवल कौन सा खाता प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट या उपरोक्त सभी। तो वे संस्थाएं जो वार्षिक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष में 2 लाख तक की ही राशि प्राप्त करती हैं उन्हें जो केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वह ही प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त विभाग के अनुमोदित पैनल पर अनुदान हेतु राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को कितनी राशि तक के मामलों में लेखा परीक्षण स्वीकृति प्राधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। जो वित्त विभाग के अनुमोदित पैनल पर अनुदान हेतु राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को कितनी राशि तक के मामलों में लेखा परीक्षण स्वीकृति प्राधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए। तो जो वित्त विभाग का जो अनुमोदित पैनल है उसके अनुदान हेतु
जो राजस्थान लेखा सेवा के जो सेवानिवृत्त सदस्य हैं उनको जो 5 लाख रुपए तक की राशि के मामले हैं उनमें लेखा परीक्षण स्वीकृति प्राधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाएगा 5 लाख रुपए तक के मामलों में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त विभाग के अनुमोदित पैनल पर अनुदान की लेखा परीक्षा हेतु राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों की नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु कितनी होगी। जो वित्त विभाग का जो अनुमोदित पैनल है उस पर जो अनुदान की लेखा परीक्षा होती है उस हेतु राजस्थान लेखा सेवा के जो सेवानिवृत्त सदस्यों हैं उनकी जो नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु है वह कितनी होगी, 65 वर्ष, 68 वर्ष, 70 वर्ष या 72 वर्ष। तो जो वित्त विभाग है उसके जो अनुमोदित पैनल है और उसके अनुदान की लेखा परीक्षा हेतु जो राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति है उसके हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी, 65 ईयर्स। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटे संस्थान जो आवर्ती अनुदान से पोषित हैं उन्हें कितनी किस्तों तक अंकेक्षण से छूट है, 1 किस्त तक, 2 किस्तों तक, 3 किस्तों तक या 5 किस्तों तक। जो छोटे संस्थान हैं जो आवर्ती अनुदान से पोषित हैं उन्हें जो 2 किस्त हैं उन तक जो अंकेक्षण से छूट है, 2 किस्तों तक अंकेक्षण से छूट है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सहायता अनुदान स्वीकृत करने वाला अधिकारी आदेश की एक प्रति किसे प्रस्थांकित करेगा। सहायता अनुदान स्वीकृत करने वाला अधिकारी आदेश की एक प्रति किसे प्रस्थांकित करेगा, महालेखाकार तथा निदेशक स्थानीय निधि को, महालेखाकार तथा निदेशक राज्य निधि को, महालेखाकार तथा निदेशक केंद्रीय निधि को या महालेखाकार तथा निदेशक लेखा एवं अंकेक्षण को। ठीक है, तो जो सहायता अनुदान स्वीकृत करने वाला अधिकारी है वह आदेश की एक प्रति महालेखाकार तथा निदेशक स्थानीय निधि को प्रस्थांकित करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त विभाग के अनुमोदित पैनल पर अनुदान की लेखा परीक्षा हेतु राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों का पैनल पहली बार कितनी अवधि के लिए होगा। वित्त विभाग के अनुमोदित पैनल पर अनुदान की लेखा परीक्षा हेतु राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों का पैनल पहली बार कितनी अवधि के लिए होगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 6 साल। तो जो वित्त विभाग का जो अनुमोदित पैनल है वह अनुदान की जो लेखा परीक्षा है उसके लिए राजस्थान लेखा सेवा के जो सेवानिवृत्त सदस्य हैं उनका जो पैनल है वह पहली बार 3 साल की अवधि के लिए होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कितनी राशि तक के वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली छोटी संस्थाओं का अंकेक्षण वित्त विभाग के पैनल से करवाया जाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो जो 5 लाख रुपए तक की राशि है उसके वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली छोटी संस्थाओं का अंकेक्षण है वह वित्त विभाग के पैनल से करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निजी स्वायत्तशासित संस्थाओं के अंकेक्षण पैनल से संबंधित सत्य कथन है। निजी स्वायत्तशासित संस्थाओं के अंकेक्षण पैनल से संबंधित सत्य कथन है। पैनल का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा जिसमें 2 वर्ष की वृद्धि होगी। पैनल में राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे। सदस्य की अधिकतम आयु 65 वर्ष की होगी या उपयुक्त सभी। तो जो निजी या स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं उनके संबंध में उपयुक्त सभी कथन सही होंगे कि पैनल का कार्यकाल है वह 3 वर्ष का होगा तथा जिसमें 2 वर्ष की वृद्धि होगी। पैनल में जो राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, सदस्य की जो अधिकतम आयु है वह 65 वर्ष होगी और उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुदान के संबंध में लेखा परीक्षा हेतु प्राधिकृत है लेखाकार, सनदी लेखाकार, प्रबंधक या उपयुक्त सभी। तो जो अनुदान है उसके संबंध में जो लेखा परीक्षा है उसके लिए सनदी जो लेखाकार है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वह प्राधिकृत है, ऑथोराइज्ड है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं द्वारा कितने रुपए से अधिक की राशि की संपत्तियों को संधारित संपत्ति रजिस्टर में रखा जाएगा। 1000 रुपए से अधिक, 5000 रुपए से अधिक, 10,000 रुपए से अधिक या 50,000 रुपए से अधिक। तो जो विशिष्ट अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो 1000 रुपए से अधिक की राशि की संपत्तियां हैं उनको संधारित संपत्ति रजिस्टर में रखा जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000 रुपए से अधिक की संपत्तियों के लिए जो संधारित संपत्ति रजिस्टर रखा जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सहायता अनुदान स्वीकृत करने वाला अधिकारी आदेश की एक प्रति किसे प्रस्थांकित करेगा, महालेखाकार को, निदेशक स्थानीय निधि को, उपरोक्त दोनों को या उपरोक्त में से कोई नहीं को। तो जो सहायता अनुदान स्वीकृत करने वाला अधिकारी है वह आदेश की जो एक प्रति है वह महालेखाकार एवं निदेशक स्थानीय निधि उपरोक्त दोनों को प्रेषित या प्रस्थांकित करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
जब कोई संपत्ति बट्टे खाते में डाली जाती है या बेची जाती है तो उसकी बिक्री से प्राप्त राशि को अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं द्वारा प्राप्तियों के रूप में लिया जाएगा एवं आय और व्यय खाते के किस पक्ष में दिखाया जाएगा। ऑप्शन है संपत्ति पक्ष में, व्यय पक्ष में, आय पक्ष में या राजस्व पक्ष में। तो जब कोई संपत्ति बट्टे खाते में डाली जाती है या बेची जाती है तो उसकी बिक्री से प्राप्त राशि को जो अनुदान प्राप्त करता संस्थाएं हैं उनके द्वारा प्राप्तियों के रूप में लिया जाएगा एवं आय एवं व्यय खाते में जो आय पक्ष है उसमें दिखाया जाएगा, रिवेन्यू साइड। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं द्वारा निपटान की गई संपत्ति का पुस्तक मूल्य चिट्ठे में दिखाया जाएगा। देयता पक्ष में पूंजीगत निवेश बट्टे खाते में डालना शीर्षक के तहत, परिसंपत्ति पक्ष में परिसंपत्तियों के कुल मूल्य के नीचे निपटान की गई संपत्ति के रूप में, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान है उनके द्वारा जो निपटान की गई संपत्ति है उनका जो पुस्तक मूल्य है वह चिट्ठे में देयता पक्ष में पूंजी निवेश बट्टे खाते में डालना शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा एवं परिसंपत्ति पक्ष है उसमें परिसंपत्तियों के जो कुल मूल्य है उसके नीचे निपटान की गई संपत्ति के रूप में दिखाया जाएगा। तो उपयुक्त दोनों के रूप में दिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुदान की स्वीकृति जारी होने के दिन से कितने दिन के लिए मान्य होगी? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो जो अनुदान की स्वीकृति है वह जारी होने से जो 1 वर्ष है जब तक मान्य होगी, जारी होने के दिन से 1 वर्ष तक मान्य होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सहायता अनुदान की वापसी संबंधित विभाग द्वारा अपनी पुस्तकों में दिखाई जाएगी। सहायता अनुदान की जो वापसी है वह संबंधित विभाग द्वारा अपनी पुस्तकों में दिखाई जाएगी, अन्य प्राप्तियों के रूप में, अन्य खर्चों के रूप में, दायित्वों के रूप में या संपत्तियों के रूप में। तो जो सहायता अनुदान है उसकी जो वापसी है वह संबंधित विभाग द्वारा अपनी पुस्तकों में अन्य प्राप्तियों के रूप में दिखाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सहायता अनुदान की राशि का कोई भाग जो अंततः उस वस्तु पर व्यय करने के लिए आवश्यक नहीं है उसका किया जाएगा, अन्य वस्तु पर व्यय किया जाएगा, सरकार को विधिवत रूप से समर्पित किया जाएगा, आकस्मिक निधि में जमा किया जाएगा या गैर लाभकारी संगठनों पर खर्च किया जाएगा। तो जो अनुदान की राशि का कोई भाग जो अंततः उस वस्तु पर व्यय करने के लिए आवश्यक नहीं है वह सरकार को विधिवत रूप से समर्पित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उचित समय जो रीजनेबल टाइम है उसका सामान्य अर्थ है अनुदान स्वीकृति पत्र के जारी होने की तिथि से 1 वर्ष, अनुदान स्वीकृति पत्र के जारी होने की तिथि से 2 वर्ष, अनुदान स्वीकृति पत्र के जारी होने की तिथि से 6 माह या अनुदान स्वीकृति पत्र के जारी होने की तिथि से 3 माह। तो जो उचित समय को समझाया गया है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में, रीजनेबल टाइम का जो अर्थ है वह है स्वीकृति पत्र के जारी होने की तिथि से 1 वर्ष की समय अवधि। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था को विशिष्ट प्रयोजन हेतु अनुदान दिया जाता है तो उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक है? पंचायत समिति या जिला परिषद, 31 मार्च 1970 के बाद अनुदान प्राप्त नगर पालिका, अकादमी, खेलकूद परिषद, विश्वविद्यालय को प्राप्त अनुदान या उपरोक्त सभी। तो जो निम्नलिखित में से जो संस्थाएं हैं इनमें से विशिष्ट प्रयोजन हेतु अनुदान जो दिया जाता है तो उपयोगिता प्रमाण पत्र की जो आवश्यकता है वह पंचायत समिति एवं जिला परिषद को भी है, 1970 के बाद जो अनुदान प्राप्त नगर पालिका है उनको भी है, और अकादमी, खेलकूद परिषद, विश्वविद्यालय को जो प्राप्त अनुदान है उसको भी उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुदान की राशि से प्राप्त संपत्ति सरकारी की अनुदान की राशि से प्राप्त संपत्ति सरकार की अनुमति के बिना निम्न में से किस कार्य में उपयोग नहीं ले सकते? जो अनुदान की राशि से प्राप्त संपत्ति है वह सरकार की अनुमति के बिना निम्न में से किस कार्य में उपयोग नहीं ले सकते? निपटान में, भारग्रस्त करने में, उपयोग में या उपयुक्त सभी। तो जो अनुदान की राशि से प्राप्त संपत्ति है वह सरकार की अनुमति के बिना ना तो निपटान में उपयोग ले सकते हैं, ना भारग्रस्त करने में, ना उपयोग में। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक कार्य के लिए सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी। तो जो पंचायत समिति है उसका जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है उस पर विकास अधिकारी, जो जिला परिषद है उस पर सचिव, जो जिला परिषद है उस पर अधिशासी अधिकारी या आयुक्त या उपयुक्त सभी। तो जो उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं उस पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी है उसमें से ये उपयुक्त सभी सही है।
क्योंकि पंचायत समिति में विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, जिला परिषद में सचिव द्वारा, जिला परिषद में अधिशासी अधिकारी आयुक्त द्वारा भी किया जा सकता है, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान कितना अनुदान भुगतान किया जाएगा? योजना का 25%, संपूर्ण योजना के बराबर, जितना उस वर्ष के दौरान खर्च किए जाने की संभावना है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक वित्तीय वर्ष के दौरान जितना भुगतान किया जाएगा उतना भुगतान किया जाएगा जितना उस वर्ष के दौरान खर्च किए जाने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भवन अनुदान को स्वीकृत करने के सिद्धांत से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है। नियम 280, नियम 281, नियम 282 या नियम 283। तो जो भवन अनुदान है उसको स्वीकृत करने के जो सिद्धांत है उससे संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 283 या रूल 283, नियम 283। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी संस्थाएं जिनका अंकेक्षण स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है उनके द्वारा उपयोगिता का प्रमाण पत्र किसे भेजा जाएगा? ऐसी संस्थाएं जिनका अंकेक्षण स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है उनके द्वारा उपयोगिता का प्रमाण पत्र किसे भेजा जाएगा? कार्यालय अध्यक्ष को, विभाग अध्यक्ष को, महालेखाकार को या डीडीओ को? तो जो ऐसी संस्थाएं जिनका अंकेक्षण स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है उनके द्वारा जो उपयोगिता का प्रमाण पत्र है वह महालेखाकार को भेजा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका, नगर निगम अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र किसे भेजेंगे? निदेशक अंकेक्षण एवं लेखा को, निदेशक लोक लेखा विभाग को, निदेशक स्थानीय निकाय को या उपरोक्त सभी? तो जो नगर पालिका, नगर निगम है वो अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र है वह इस निदेशक स्थानीय निकाय को भेजेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति, जिला परिषद स्कीम से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र किसे भेजेंगे? ब्लॉक स्तरीय अधिकारी को, जिला स्तरीय अधिकारी को, राज्य स्तरीय अधिकारी को या संभाग स्तरीय अधिकारी को? तो जो पंचायत समिति, जिला परिषद है वह स्कीम से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र है वह जिला स्तरीय अधिकारी को भेजेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सहायता अनुदान की सुनिश्चितता हेतु मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा राशि को कोषागार में किस प्रपत्र के माध्यम से जमा करवाया जाएगा? GA 108 के माध्यम से, GA 109, GA 110 या GA 111 है। तो जो सहायता अनुदान की सुनिश्चितता हेतु जो मंजूरी देने वाला प्राधिकारी है उसके द्वारा राशि है उसको कोषागार में GA जो प्रपत्र है GA 110 उसके माध्यम से जमा करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, GA 110A प्रपत्र संबंधित है RIPS 2014 के तहत निवेश सब्सिडी से, RIPS 2010 के तहत निवेश सब्सिडी से, RIPS 2010 के तहत रोजगार सृजन सब्सिडी से, RIPS 2014 के तहत रोजगार सृजन सब्सिडी से। तो GA 110 का जो प्रपत्र है वह GA 110A का जो प्रपत्र है वह RIPS 2010 के तहत जो निवेश सब्सिडी है उससे संबंधित है। RIPS 2010 के तहत निवेश सब्सिडी प्रपत्र GA 110A। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, GA 110B जो प्रपत्र है वह संबंधित है RIPS 2010 के तहत निवेश सब्सिडी, RIPS 2014 के तहत निवेश सब्सिडी, RIPS 2010 के तहत रोजगार सृजन सब्सिडी या RIPS 2014 के तहत रोजगार सृजन सब्सिडी। तो जो GA 110B है वह RIPS 2010 के तहत रोजगार सृजन सब्सिडी से संबंधित है। RIPS 2010 के तहत रोजगार सृजन सब्सिडी GA 110B से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, GA 110C जो प्रपत्र है वह संबंधित है RIPS 2010 के तहत निवेश सब्सिडी, RIPS 2010 के तहत रोजगार सृजन सब्सिडी, RIPS 2014 के तहत निवेश सब्सिडी या RIPS 2014 के तहत रोजगार सृजन सब्सिडी। तो जो GA 110 प्रपत्र है वह RIPS 2014 के तहत निवेश सब्सिडी से संबंधित है। RIPS 2014 के तहत निवेश सब्सिडी है वह GA 110C प्रपत्र से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, GA 110D जो प्रपत्र है वह संबंधित है
RIPS 2014 के तहत रोजगार सृजन सब्सिडी, RIPS 2014 के तहत निवेश सब्सिडी, RIPS 2010 के तहत रोजगार सृजन सब्सिडी या RIPS 2010 के तहत निवेश सब्सिडी। तो जो प्रपत्र है GA 110D वह RIPS 2014 के तहत रोजगार सृजन सब्सिडी है, उससे संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मंजूरी प्राधिकारी द्वारा अनुदान का एक रजिस्टर रखा जाएगा। जो मंजूरी प्राधिकारी है उसके द्वारा अनुदान का एक रजिस्टर है वह रखा जाएगा परिशिष्ट 9 में, परिशिष्ट 10 में, परिशिष्ट 11 में या परिशिष्ट 12 में। तो जो मंजूरी प्राधिकारी है उसके द्वारा अनुदान का एक रजिस्टर है वह परिशिष्ट 12 में रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद को जारी किए गए अनुदानों के मामले में उपयोगिता प्रमाण पत्र किस परिशिष्ट में प्रस्तुत करना होगा। जो पंचायत समिति है, जिला परिषद है, नगर परिषद है, उनको जारी किए गए अनुदानों के मामले में जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वह किस परिशिष्ट में प्रस्तुत करना होगा, परिशिष्ट 9 में, परिशिष्ट 10 में, परिशिष्ट 11 में या परिशिष्ट 12 में। तो जो पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद है, उनको जो जारी किए गए अनुदान है उनके मामले में जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वह परिशिष्ट 11 में प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रारूप में अनुदान बिल को हस्ताक्षर करने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। GA 116 है, GA 117 है, GA 118 है, GA 119। तो जो GA 118 का प्रारूप है, GA 118 का प्रारूप है उसमें अनुदान बिल को हस्ताक्षर करने के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। आंसर है ऑप्शन सी, GA 118 है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक छात्रवृत्ति, वजीफा आदि के लिए बिल किस प्रारूप में रखा जाएगा। GA 111 है, GA 112 है, GA 113 है या GA 114 है। तो जो शैक्षिक छात्रवृत्ति है, वजीफा है आदि के लिए जो बिल है वह GA 112 के प्रारूप में रखा जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रेजिडेंट डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर के लिए जो स्टाइपेंड बिल है वह किस प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा। GA 111 है, GA 112 है, GA 112 A या GA 113 है। तो जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, उनके लिए जो स्टाइपेंड बिल है वह GA 112 A है, उसके प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा 112 A। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुदान रजिस्टर को प्रत्येक माह एक बार किसे प्रस्तुत किया जाएगा, महालेखाकार को, विभागाध्यक्ष को, कार्यालयाध्यक्ष को या कोषाधिकारी को। तो जो अनुदान रजिस्टर है उसको प्रत्येक माह में एक बार जो विभाग अध्यक्ष है उसको प्रस्तुत किया जाएगा, विभागाध्यक्ष को। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुदान स्वीकृत करने वाले पत्र के जारी होने की तिथि से 1 वर्ष को समझा जाना चाहिए। उपयुक्त समय, उचित समय, निर्धारित समय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अनुदान स्वीकृत करने वाला जो पत्र है उसके जारी होने की तिथि से 1 वर्ष को उचित समय समझा जाना चाहिए, उचित समय। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भवन अनुदान स्वीकृत करने के सिद्धांत से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है। जो भवन अनुदान है उसको स्वीकृत करने के सिद्धांत से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है नियम 281, नियम 282, नियम 283 या नियम 284। तो जो भवन अनुदान है उसको स्वीकृत करने के सिद्धांत से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 283। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है नियम 281, नियम 282, नियम 283 या नियम 284। तो जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 284। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता प्रमाण पत्र की अनावश्यकता से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है नियम 285, नियम 286, नियम 287 या नियम 288। तो उपयोगिता प्रमाण पत्र की जो अनावश्यकता है उससे संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 285। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वीकृति प्राधिकारी है उसके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है नियम 286, नियम 287, नियम 288 या नियम 289।
तो जो स्वीकृति प्राधिकारी है उसके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व से संबंधित जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 288। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायत समितियों जिला परिषदों को अनुदान जारी करने की प्रक्रिया से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है नियम 288, नियम 289, नियम 290 या नियम 291। तो जो पंचायत समितियां हैं जिला परिषद हैं उनको अनुदान जारी करने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 289, रूल 289। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है नियम 283, नियम 284, नियम 285 या नियम 286। तो जो उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है उससे संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह नियम है नियम 284, रूल 284, आवश्यकता से संबंधित। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निम्न में से किस संस्था को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा? राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी या उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जो निम्न संस्थाएं हैं उनमें से सभी को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी को भी, राजस्थान ललित कला अकादमी को भी और राजस्थान साहित्य अकादमी को भी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निम्न में से किस संस्था को उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा? राजस्थान राज्य खेल परिषद, मालवीय क्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी या उपरोक्त सभी। तो राजस्थान राज्य खेल परिषद, MNIT कॉलेज जयपुर है और जो राजस्थान साहित्य अकादमी ये उपरोक्त सभी हैं। इन सभी को जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनके लिए संस्था को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है पंचायत समितियों जिला परिषदों नगर परिषदों के मामले में 31 मार्च 1970 से पहले या 1 अप्रैल 1970 से किस परिशिष्ट में उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक होगा? जो पंचायत समितियां हैं जो जिला परिषद है नगर परिषद है उनके मामले में 31 मार्च 1970 से पहले या 1 अप्रैल 1970 से किस परिशिष्ट में उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक होगा? परिशिष्ट 8 में, परिशिष्ट 9 में, परिशिष्ट 10 में या परिशिष्ट 11 में। तो जो पंचायत समितियां हैं जिला परिषद हैं नगर परिषद हैं उनके मामले में 1970 से पहले या 1970 से जो परिशिष्ट है वह परिशिष्ट 11 है, उसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस उद्देश्य के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक है? पंचायत समितियों जिला परिषदों के मामले में सामान्य उद्देश्यों के लिए, पंचायत समितियों जिला परिषदों के मामले में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी के मामले में सामान्य उद्देश्यों के लिए या राजस्थान ललित कला अकादमी के मामले में सामान्य उद्देश्यों के लिए। तो जो पंचायत समितियां जिला परिषद हैं उनके मामले में जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्राधिकरण जिसे उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाएगा उससे संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है नियम 285, नियम 286, नियम 287 या नियम 288। तो प्राधिकरण जिसे उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाएगा उससे संबंधित जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 286। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यदि अनुदान ग्राही के लेखे निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग राजस्थान के अधीन नहीं है तो ऐसे अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा किसे प्रस्तुत किया जाएगा? राज्यपाल को, जिला न्यायाधीश को, महालेखाकार को या कलेक्टर को। तो यदि अनुदान ग्राही के लेखे निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग राजस्थान के अधीन नहीं है तो ऐसे अनुदान को उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यदि अनुदान ग्राही के लेखे निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग राजस्थान के अधीन नहीं है तो ऐसे अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा किसे प्रस्तुत किया जाएगा? लोकायुक्त, निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, महालेखाकार या कोषाधिकारी। तो जो यदि अनुदान ग्राही के लेखे निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग राजस्थान के अधीन है, यदि अनुदान ग्राही के लेखे निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग राजस्थान के अधीन है
तो ऐसे अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र है वह स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा जो निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग है उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायत समितियों जिला परिषदों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? संबंधित पंचायत समिति के प्रधान द्वारा, उप न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, संबंधित विकास अधिकारी या सचिवों द्वारा या राजपत्रित अधिकारियों द्वारा। तो पंचायत समितियों जिला परिषदों जिला परिषदों को जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी अनुदान है उसके संबंध में जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वह संबंधित विकास अधिकारी या सचिवों द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायत समितियों जिला परिषदों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित विकास अधिकारी सचिवों द्वारा तैयार करके किसे भेजा जाएगा? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, कार्यकारी अधिकारी या पंचायत समिति प्रधान को, राज्य स्तरीय अधिकारी या संबंधित विभाग को, या जिला स्तरीय अधिकारी या संबंधित विभाग को। तो जो पंचायत समितियों या जिला परिषदों को जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र है वह संबंधित विकास अधिकारी या सचिवों द्वारा तैयार करके जिला स्तरीय अधिकारी या संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 1970 को या उसके बाद नगरपालिका बोर्डों को जारी अनुदान के मामले में उपयोगिता प्रमाण पत्र किसके द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित किया जाएगा? संबंधित प्रधान द्वारा, कार्यकारी अधिकारी या नगर आयुक्त द्वारा, संबंधित जिला पार्षद द्वारा या संबंधित नगरपालिका मेयर द्वारा। तो 1 अप्रैल 1970 को या उसके बाद जो नगरपालिका बोर्ड है उनको जारी अनुदान है उनके मामले में जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वह कार्यकारी अधिकारी या नगर आयुक्त द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सहायता अनुदान के मामले में जहां वस्तु और समय के संबंध में शर्तें संलग्न है वहां प्रमाण पत्र कितनी प्रतियों में तैयार किया जाएगा? 2 प्रतियों में, 3 प्रतियों में, 4 प्रतियों में या 5 प्रतियों में? तो जो सहायता अनुदान के मामले में जहां वस्तु एवं समय के संबंध में शर्तें संलग्न हैं वहां जो प्रमाण पत्र है वह 4 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।